हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाँ जी, कैसे हो आप सभी? जल्दी से जल्दी बताइए, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? हाँ जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों को देखने के बाद तो मैं वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत एनर्जी देते हो, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है कि जब आप लोग क्लास में आते हो। हाँ जी, कैसा रहा कल का सेशन? जल्दी से जल्दी बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम सेशन बहुत बढ़िया रहा, हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहे, हमें समझ में आया। बहुत अच्छी बात है। जब आप तो हमें कमेंट करते हो, इस तरह से हमें बताते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारा करवाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि इल्तुतमिश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। इससे पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो मैं उम्मीद यही करूंगी, हमेशा एक ही चीज कहती आई हूँ स्टूडेंट, कि आप लोग आगे जाने के चक्कर में पीछे वाले को मत भूल जाना। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, आगे वाले सेशंस को तो हम देखते रहते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं हम उसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि बाद की बात ही हो जाती है, उसके बाद हमें नहीं लगता कि हम वापस उन क्लासेस को मुड़ के देख पाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी, जिन स्टूडेंट ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो जरूर देखा करो, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और डाउट क्लियर होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, जवाब आप लोगों को देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हु वाज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ अ स्लेव? हु वाज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मुझे नहीं लगता मुझे इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो है ऐसे नए हैं जिनके लिए मुझे बताना जरूरी है। तो बताइए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को और इल्तुतमिश को। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? देखिए, अगर हम हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता है मोहम्मद गौरी, जिसका पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं मोहम्मद गौरी जो है वो अपने तराइन के युद्ध के कारण फेमस है और भारत के अंदर तुर्की सत्ता की स्थापना के लिए फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोहम्मद गौरी से पहले मोहम्मद गजनी भी आया, मोहम्मद बिन कासिम भी आया। इनका उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना था और वो लूट कर चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा था, अगर ये भारत में ना आता तो काश भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना ना होती, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना ना होती। बात समझ में? अगर गौरी ना आता, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध ना होता, अगर पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में, तराइन का आपको पता है ना, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। फर्स्ट युद्ध में ही तो पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, उसी टाइम पर अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान मार देता तो मोहम्मद गौरी दोबारा ना आता सेकंड बैटल में, और वो पृथ्वीराज चौहान को ना हराता और दिल्ली और अजमेर पर अधिकार ना करता, और इसके साथ ही भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना ना होती। क्लियर? बात समझ? लेकिन वही बात है, ये बातें सिर्फ काश में ही रह जाती हैं। हम कहते हैं ना कि काश ऐसा
काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। हम काश में ही जीते रहते हैं और हम रियलिटी को नहीं जी पाते हैं। तो आपको यही कहूंगी कि मोहम्मद गोरी आया, तराइन के दो युद्ध हुए। तराइन का फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1191 में। तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, जिसमें फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का था, जो चौहान वंशी था, उसने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। बात में समझ आई कि भारत में तुर्की, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय हम किसको देते हैं? तो वो किसको देते हैं? मोहम्मद गोरी को। क्योंकि मोहम्मद गोरी जब भारत से बाहर जा रहा था तो अपने सेवक, अपने दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पर छोड़कर गया था कि भाई भारत को अब तू संभाल ले, गोरी को तो मैं खुद संभालूंगा, लेकिन अब भारत को कौन संभालेगा? मेरा दास, मेरा सेनापति जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो संभालेगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी तो खुद एक राजा था। मोहम्मद गोरी तो एक राजा था, तो स्लेव का स्लेव, गुलाम का गुलाम तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो खुद एक राजा था, वो किसी का गुलाम थोड़ी ना था। हालांकि मोहम्मद गोरी के बहुत सारे गुलाम थे, मोहम्मद गोरी खुद एक गुलाम नहीं था। ठीक है, वो गोरी वंश का था। क्लियर? बात समझ में आई? तो मोहम्मद गोरी जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान के क्या हुए थे? युद्ध हुए थे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो गुलाम का गुलाम मोहम्मद गोरी को नहीं कहा जाता, ये चीज गलत है। क्लियर? बात समझ में? सेकंड हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जो गुलाम वंश का पहला व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये किसका दास था? ये मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। क्या गोरी एक दास था? यहाँ पे क्या पूछा गया? गुलाम का गुलाम। तो क्या मोहम्मद गोरी एक दास था? नहीं, मोहम्मद गोरी खुद एक राजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। यहाँ पे गुलाम का गुलाम पूछा गया तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर? बात समझ में आई? कुतुबुद्दीन ऐबक से मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप सभी को पता है कुतुब मीनार जिसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसे बाद में किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कभी भी सुल्तान बनने की डिग्री नहीं ली, उसने सिर्फ मलिक और सिपलेज़ाहार की डिग्री ली थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहता था कि मैं मोहम्मद गोरी का क्या हूँ? एक सेनापति हूँ। क्लियर? यही वो शासक है जिसकी चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? अगर हम बात करते हैं बलबन की, तो बलबन किसका गुलाम था? नासिरुद्दीन महमूद का। बलबन किसका गुलाम था? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। तो क्या नासिरुद्दीन महमूद एक गुलाम था? नासिरुद्दीन महमूद क्या एक गुलाम था? नहीं, नासिरुद्दीन महमूद तो एक क्या था? राजा था। ये तो कभी किसी का गुलाम रहा ही नहीं। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो तो कभी किसी का गुलाम रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के क्या वंश में आता है। हालांकि इल्तुतमिश एक गुलाम था, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इल्तुतमिश के खानदान में जो इल्तुतमिश के बाद बैठेंगे वो गुलाम थोड़ी ना है। इल्तुतमिश का बेटा बैठा, क्या वो गुलाम है इल्तुतमिश का? नहीं, वो उसका बेटा है। इल्तुतमिश की बेटी बैठी रजिया सुल्ताना, क्या वो क्या गुलाम थी? नहीं, वो एक उसकी बेटी थी। तो वो खानदान, एक वंश चला हुआ आ रहा था। तो नासिरुद्दीन महमूद भी तो इल्तुतमिश का पोता था। बात समझ में आई? तो नासिरुद्दीन महमूद भी खुद एक राजा था। बात समझ में आई? और वो बलबन किसका दास था? नासिरुद्दीन महमूद का। तो ये एक दास था, लेकिन उसका गुलाम का गुलाम नहीं था, गुलाम का गुलाम नहीं था। ये भी बात खत्म होगी। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठा गद्दी पर? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठा गद्दी पर? इल्तुतमिश। कौन बैठा? इल्तुतमिश। कौन बैठा था गद्दी पर? इल्तुतमिश। तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था? गुलाम था। इल्तुतमिश क्या था? इसका गुलाम था। क्या था? गुलाम था। तो गुलाम का गुलाम कौन हुआ? गुलाम का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में आई मेरी?
समझ में आई? इल्तुतमिश जिसने क्या किया था, इक्ता प्रथा को शुरू किया था। इल्तुतमिश जिसने टका और जितल 2 नए सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को पूरा किया था। बात समझ में आई? बलबन आप सभी को पता है, ब्लड एंड आयरन, लोह एंड रक्त की नीति, जो अपने आप को क्या कहता था कि मैं क्या हूं, इस दुनिया में खलीफा के बाद सेकंड नंबर पे कोई आता है तो वो मैं हूं। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, पेपर में हमेशा आता है स्लेव ऑफ स्लेव। तो ऐसे अगर आपको जरूरी नहीं होता हर चीज का रट्टा मारो, जरूरी नहीं है रट्टा मारना। हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है रट्टे मारने का, हिस्ट्री सब्जेक्ट है समझने का, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। आप खुद दिमाग लगाओ, इल्तुतमिश किसके बाद में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश किसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास है, मोहम्मद गोरी का। तो वो भी तो दास हुआ ना। तो दास मतलब, दास का दास मतलब गुलाम का गुलाम मतलब कौन, इल्तुतमिश। समझ में आई मेरी बात? तो हर चीज को थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दिया करो। हालांकि मुझे पता था इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, मुझे तो सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। क्लियर? बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की पहली महिला और शासक कौन थी? बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है, सभी जानते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन चलो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। यहाँ का आपके पास में मध्यकालीन भारत आ रहा है, तो मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्ताना भी थी, चांद बीबी भी थी, दुर्गावती भी थी एंड नूरजहां भी थी। ठीक है, अगर मैं चांद बीबी की बात करती हूँ, दुर्गावती की बात करती हूँ, ये दोनों ही किसके टाइम पीरियड में आती है, अकबर के टाइम पीरियड में आती हैं। किसके टाइम पीरियड में, अकबर। अगर मैं नूरजहां की बात करती हूँ तो आप सभी को पता ही है जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है, जिसने नूरजहां, जिसने एताम दौला का मकबरा बनवाया था। यू नो, आप सभी को पता है नूरजहां के बारे में हमने बहुत डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है। इसी क्लास में शाम को 7 बजे मैंने आपको नूरजहां के बारे में सारा समझाया था कि नूरजहां ने अपने पिता, क्योंकि वो अपने पिता को फेमस करना चाहती थी, अपने फादर को फेमस करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता की याद में एक मकबरा बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, एताम दौला का मकबरा कहते हैं। ये मुगल काल की पहली ऐसी इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। बात समझ में आई? समझ में आया? लेकिन यहाँ पे भी मुगल पीरियड आ रहा है, यहाँ पे भी मुगल पीरियड आ रहा है। अगर हम बात करते हैं रजिया सुल्ताना की, तो रजिया सुल्ताना किस में आती है, दिल्ली में। रजिया सुल्ताना किस में आती है, दिल्ली सल्तनत में। अब सभी को पता है रजिया सुल्ताना किस में आती है, दिल्ली सल्तनत में, मतलब कि गुलाम वंश में। किस में आती है, गुलाम वंश में। तो मुझे आप लोग डिसाइड करके बताओ कि सबसे पहले गुलाम आएगा कि मुगल आएंगे। सबसे पहले गुलाम आएगा, दिल्ली सल्तनत आएगा कि मुगल आएगा? क्या आएगा? मुगल तो 1526 में शुरू हुए थे और दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया था 1206 में। तो पहले कौन आएगा? नॉर्मल सी बात है, रजिया सुल्ताना आएगी। तो आप सभी को पता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना। ये रजिया सुल्ताना जो बठिंडा का जो किला है, जिसे हम किला ए मुबारक कहते हैं, जिसे हम तबर ए हिंद कहते हैं, वहां पर ये कुछ टाइम के लिए इसे कैद किया गया था। फिर वहां पर इसने बठिंडा के ही गवर्नर सूबेदार जो था, जिसका नाम था अल्तूनिया, उससे इसने क्या कर ली, शादी कर ली, उसको फंसा लिया और उसके बाद उसने शादी कर ली। अल्तूनिया ने उसको जेल से निकाल दिया। नॉर्मल सी बात है, शादी किए तो जेल से निकालना ही था। लेकिन बाद में जो आप आसपास के जितने भी तुर्क सरदार थे, उन्होंने रजिया सुल्ताना और अल्तूनिया की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये महिला एक ऐसी थी जिसने दरबार में 2 नए सिस्टम शुरू किए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। रजिया दरबार में पहले तो जो लेडीज होती थी वो पर्दे में आती थी। आप सभी को पता है पर्दा होता था, पूरी तरह से पर्दे में रहती थी। लेकिन रजिया सुल्ताना ने 2 नई चीज शुरू की। एक का नाम था कुबा, जिसका मतलब है कोट, और एक का नाम है कुला। एक का नाम कुला, जिसका मतलब है टोपी। जिसका मतलब क्या है, टोपी, हैट। रजिया सुल्ताना ने दरबार में 2 नई चीजें पहनकर आती थी। एक का नाम था कुबा, कोट। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं वो किस तरह की होगी। एक कुला मतलब टोपी, हैट। तो उसने पूरे पर्दे को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो उस टाइम के, आज के समाज की तो चलो बात ही खत्म करते हैं हम, अगर पहले की समाज की बात करें तो उस टाइम पे किसी पुरुष का, महिला प्रधान, मतलब महिला अगर हेड है, लेडीज अगर हेड है, फीमेल अगर हेड है, तो उसके अंडर में काम करना बहुत मुश्किल है। और वो भी जिस महिला ने अपने पर्दे को त्याग दिया हो। क्लियर? बात समझ में हो? उसने पर्दे को ही क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्वेश्चन, एक लाइन आती है, स्टूडेंट बहुत बार बोली गई है कि रजिया सुल्ताना में
शासक बनने के सारे गुण थे, क्वालिटीज थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ा उसका अवगुण क्या था कि वो एक महिला थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में उस टाइम पे महिला के शासन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये बात किसने कही थी? मिन्हाज उस शिराज ने। किसने कही थी? मिन्हाज उस शिराज ने। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि मिन्हाज उस शिराज ने क्या कहा था कि उस रजिया में शासक बनने के सभी तरह की क्वालिटीज थी, गुण थे, नो डाउट उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा उसका अवगुण क्या था कि अवगुण मतलब उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो एक क्या थी? महिला थी। और कोई भी तुर्क सरदार कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हम महिला के अंडर में काम कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा इसका? रजिया सुल्ताना। क्या आएगा? रजिया सुल्ताना। बात समझ में आई? रजिया ने कितने टाइम तक, आप सभी को पता है रजिया ने कितने टाइम के, 3 साल 6 मंथ्स और 6 दिन, इतने दिन तक क्या किया था? शासन किया था। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो 366 मतलब कि 3 साल, अगर बाय ट्रिकी वे में हम याद करते हैं, 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक क्या किया था? शासन किया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मोस्टली 4 साल ही दिया होता है, ऐसे नहीं दिया होता, बहुत रेयर चांसेस है। ऐसे ही आता कि रजिया सुल्तान ने कितने साल तक शासन किया था? 4 साल तक। कितने साल तक? 4 साल तक। रजिया सुल्ताना की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रजिया सुल्ताना को कहाँ पे मारा गया था? कैथल में। कहाँ पे मारा गया था? कैथल में। कैथल कहाँ पे? हरियाणा में। बात समझ में आई? कैथल कहाँ पे? हरियाणा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना को कहाँ पे मारा गया था? कैथल, हरियाणा में। क्लियर है? बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? रजिया सुल्ताना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगोल आक्रमणकारी, यहाँ पे चंगेज खां आएगा बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे चंगेज खां आएगा। चंगेज खां, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से होकर आया था? मंगोल हमलावर चंगेज खां किस दे राज दौरान भारत दे उत्तरी पश्चिमी सरहद राही आया सी? हाँ जी बताइए जल्दी। जो मंगोल आक्रमणकारी आया था चंगेज खां, वो किसके टाइम पीरियड में आया था? आप बता सकते हैं कोई इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन एंड ऐबक। हाँ जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन एंड ऐबक। आप सभी को पता है ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने सुल्तान बनने की डिग्री नहीं ली थी, जिसने सिर्फ मलिक सिलसिला सहार की डिग्री ली थी, जिसे हम लाख बख्श, हातिम सेकंड एंड कुरान खां कहते हैं, वो ऐबक, उसके टाइम पे कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये बात ही आप खत्म कर दीजिए। बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जिसके टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए थे, कितने हुए थे? 6 हुए थे, लेकिन वो किसके लीडर में हुए थे? दाऊद खां। उस टाइम पे मंगोल आक्रमणकारी कौन था? दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था, उसके टाइम पे जो मंगोल आक्रमणकारी था वो कौन था? दाऊद खां। यहाँ पे क्या पूछा गया? चंगेज खां। तो ये दोनों तो मैच ही नहीं करते, नहीं है ना, तो इसका मतलब गलत है। और सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी बाजार पॉलिसी के लिए जाना चाहता है, अलाउद्दीन खिलजी जिसने चित्तौड़ अभियान किया, रानी पद्मिनी को प्राप्त किया, रणथंभौर अभियान किया, मालवा का अभियान किया, सिवाना का अभियान किया, गुजरात का अभियान किया, साउथ की बात करते तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर, पांडे, इन सभी को जीता। आप सभी को पता है, क्लास में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि कल शाम को भी मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। इसके टाइम पे टोटल 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई दरवाजा बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई मीनार बनवाया था, बहुत सारी चीजें। अलाउद्दीन खिलजी जिसने सिकंदर सेकंड की टाइटल लिया था, अलाउद्दीन खिलजी जो नया धर्म चलाना चाहता था। तो ये सब चीजें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ी हैं। अगर मैं बात तो इसके ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि दाऊद खां आने वाला था। बलबन की अगर हम बात करते हैं तो बलबन के टाइम पे मंगोल नेता आया तो था, वो कौन आया था? तैमूर खां आया था। कौन आया था? तैमूर खां। कौन आया था? तैमूर खां। और यहाँ पे क्या दिया? चंगेज खां। यहाँ पे क्या दिया गया? चंगेज खां। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी गलत हो गया।
क्योंकि आप सभी को पता है बलबन का एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। क्या नाम था? शहजादा मोहम्मद। उसको किसने? मंगोल नेता तैमूर खान ने क्या कर दिया था? मार दिया था। इस बात से बलबन को इतना दुख पहुंचा कि वो, क्योंकि बलबन भरे दरबार में तो रो नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने दरबार को इस तरह से सेट किया हुआ था। तो वो जब अपने कमरे में गया इतना रोया कि कुछ टाइम में बाद में वो बीमार हो गया और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बात समझ में? तो तैमूर खां किसके टाइम पे आया था? बलबन के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दाऊद खां आया था। ऐबक के टाइम पे कोई मंगोल नेता आया ही नहीं। बचा कौन? इल्तुतमिश। तो आप इमेजिनेशन कर सकते, बता सकते इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इल्तुतमिश। अगर हम इल्तुतमिश के टाइम पे बात करते हैं तो वो कैसे आया था वो सुनो। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाऊं तो देखिए, इल्तुतमिश जो था उस टाइम पे दिल्ली का नया राजा बना था। आप सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की। दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। क्योंकि ऐबक की कैपिटल कौन सी थी? लाहौर। क्या नाम था? लाहौर। तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का फाउंडर कौन है? ऐबक। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली, इसने ही सबसे पहले क्या थी? सुल्तान बनने की क्या ली थी? डिग्री ली थी। किसने? इल्तुतमिश ने। बात समझ में आई? अब सुल्तान बनेगा तो वो ही शासक बनेगा ना। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, हाँ एक क्वेश्चन और निकल के आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बताइए मुझे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। और वैसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर सुल्तान बनने की डिग्री नहीं ली थी। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान बनने की डिग्री ली थी। क्लियर? बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे कौन सा मंगोल नेता आया था, तो इस चीज को आप सुनिए। आप सभी को पता है मंगोल सारे यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, और यहाँ पे आपका दिल्ली आए थे। ठीक है। यहाँ पर उस टाइम पे जो मंगोल नेता आया था वो कौन आया था? चंगेज खां। 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 अब चंगेज खां आया तो था, लेकिन किसके पीछे आया था? चंगेज खां जो था वो मध्य एशिया का एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांग बरनी। जलालुद्दीन मांग बरनी। आप लोगों को याद भी होगा, मैंने बाइक ट्रिकी वे में करवाया हुआ है। वैसे भी मुझे जहां तक लगता है कुछ चीजें मुझे लगता है बाइक ट्रिकी वे में करवाना सही रहता है, इससे आप लोगों को जल्दी याद होता है। ठीक है। तो चंगेज खां जो था उसको जलालुद्दीन की मांग को क्या करना था? भरना था। मांग को क्या करना था? भरना था। इस वजह से वो उसका पीछा करते हुए आया था। क्या? उसका पीछा करते हुए आया था। कौन? चंगेज खां। किसका पीछा करते? जलालुद्दीन का। क्यों? क्योंकि उसकी मांग भरनी थी। क्या भरनी थी? मांग भरनी थी। अब क्या हुआ, उस टाइम पे दिल्ली नई बनी थी। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत की नई स्थापना हुई थी। इस वजह से जब दिल्ली में कौन था? इल्तुतमिश था। तो जलालुद्दीन मांग बरनी ने इल्तुतमिश से कहा कि भाई मेरी हेल्प कर दे, मुझे अपने दरबार में शरण दे दे, मुझे थोड़ा सा रहने की इजाजत दे दे। तो इल्तुतमिश ने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, आओ रहो। जब रात को खाना खा रहे थे तो इल्तुतमिश ने पूछा एक बात तो बता, तेरे पीछे आ कौन रहा था? तो वो कहते मेरे सामने पीछे मंगोल नेता चंगेज खां आ रहा था। इल्तुतमिश कहता खड़ा हो, चल यहाँ से खड़ा, तो चला जा, जिस रास्ते से तू आया उसी रास्ते से चला जा। क्यों? अगर मैंने तेरी हेल्प की तो जो चंगेज खां वो मुझ पे अटैक करेगा, और मेरे पास तो अभी मैं तो नया बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, और मुझ पे कोई अटैक करेगा तो मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा। इस वजह से चंगेज खां को जब पता चला कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांग बरनी का साथ नहीं दिया है, तो वो कौन सी नदी तक आया था? सिंधु नदी तक। कौन सी नदी तक आया था? सिंधु नदी तक। यहाँ तक आया और वापस चला गया। और इल्तुतमिश से खुश हुआ कि हाँ तुमने मेरी क्या की? मदद की, तुमने जलालुद्दीन मांग बरनी का साथ नहीं दिया। बात समझ में आई? तो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए जरूरत है बस। अगर आप लोग ये चीजें समझ लेते हो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे दिल्ली सल्तनत।
बात समझ में आई? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो इतना ध्यान रखिएगा, चंगेज खां आया था, चंगेज खां जिसका बचपन का नाम क्या है? तिमुज़ीन है, जो में भी शायद आगे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। चंगेज खां आया, किसका पीछा कर रहा था? जलालुद्दीन मांगबरनी का। जलालुद्दीन मांगबरनी कहाँ का था? मध्य एशिया का था। इल्तुतमिश से उसने मदद मांगी, इल्तुतमिश ने देने से मना कर दिया कि भाई मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। जब चंगेज खां को ये बात पता चली तो वो कौन सी नदी तक आया था? सिंधु नदी तक आया था और वो वापस चला गया। क्वेश्चन पूछेगा चंगेज खां कौन सी नदी तक आया था, तो कौन सी रिवर, कौन से दरिया तक आया था? तो वो कौन सी? सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट देखिए। सिंधु नदी के तट पर मंगोलों को पहली बार किसके शासनकाल में देखा गया था? देखो आ गया ना, अभी हम इसके बारे में बात करके हटे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि मंगोलों को चंगेज खां कौन सी नदी तक आया था? सिंधु नदी तक। पहली बार ही मंगोल आए थे ना, इससे पहले तो हमने मंगोल पढ़े ही नहीं बच्चे। आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हमने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ ली। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले हमने जब गुलाम वंश की स्थापना की थी सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कोई मंगोल नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पे सबसे पहले मंगोल आए थे ना। सबसे पहले मंगोल किसके टाइम पे आए थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के टाइम पे कौन सा मंगोल आया था? आपको याद है? चंगेज खां, जिसे हम क्या कहते हैं? तिमुज़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तिमुज़ीन कहते हैं। तो वो कौन सी नदी तक आया था? सिंधु नदी तक। अभी हमने इसकी बात की। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहले किसके शासन काल में देखा गया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड रजिया सुल्ताना। हाँ जी स्टूडेंट बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर? आप सभी को पता है क्या आएगा इसका आंसर? इल्तुतमिश। क्या आएगा इसका आंसर? इल्तुतमिश। क्योंकि बलबन के टाइम पे आया तो था मंगोल, लेकिन वो पहली बार तो नहीं आया ना। कौन आया था? तैमूर खां आया था। तैमूर खां आया था, लेकिन वो पहली बार तो नहीं आया था ना, उससे पहले भी तो काफी आ चुके थे। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कोई भी मंगोल नहीं आया था, कोई भी मंगोल नहीं आया था। अगर रजिया सुल्ताना के टाइम पे भी अगर कोई आया है तो इल्तुतमिश के बाद ही आती है ना रजिया। तो इल्तुतमिश के बाद में ही रजिया आती है, पहले तो नहीं आती। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी पता ना तो इधर उधर से देख के सोच के लगाया करो आंसर। अगर आप लोगों को हमने कई बार पढ़ा होता है, लेकिन हमें कई बार क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता ना तो आप इधर से उधर से निकाल के, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सारा समझा हुआ है, तो आप इधर उधर से सोच के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, जैसे मैथ्स के निकालते हो ना आप ट्रिक अलग अलग फॉर्मूलाज लगा के, उसी तरह से जब आप हिस्ट्री करते हो तो इधर उधर से कहानियों को जोड़ मोड़ के आप आंसर निकाला करो। क्लियर? बात समझ में? तो सबसे पहले किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले कौन आ रहा है? इल्तुतमिश। तो आंसर भी क्या आएगा? इल्तुतमिश। बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्योंकि आपको इतना तो पता ही है इल्तुतमिश के टाइम पे कोई मंगोल आक्रमण हुआ था। आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा राइट आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, 20 जून को जो है पीएस टेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमें हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में करवा सकते हैं, बहुत ही आप लोगों को लगता है कि हम इस चीज़ के लिए हैं कि हम आपको बहुत बखूबी तरीके से करवा पा रहे हैं, तो आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिए और कूपन कोड लगाइए AC 512 AC 512, आपको 800 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओरिजिनल नेम ऑफ द चंगेज खां, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? अभी हम इसके बारे में बात करके हटे ही, आपको पता ही है रासुल खां ऐसे तो कोई नाम ही नहीं है। ये सुगई नहीं, ठीक है। तैमुज़ीन और ओगाड़ी, ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने, ठीक है। बचा क्या? तिमुज़ीन। बचा क्या? तिमुज़ीन। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना। चंगेज खां जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आया था, सिंधु नदी तक आया था, भारत पे सबसे पहला मंगोल नेता था जो इल्तुतमिश के शासन में आया था, तो वो कौन था? चंगेज खां था। ये जो मंगोल है ना, एक तरह की ये चाइना से आई है जाति। कहाँ से? चाइना से। इन्होंने धीरे 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 भारत के ऊपर वाला जितना भी इलाका उन सभी पर अधिकार कर लिए थे। एक तरह की कट्टर जाती है, बर्बर जाती है, अपना खौफ फैलाना चाहती है। इनके लिए इंसान की मौत, जीवन की कोई कीमत नहीं है। आज समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? तैमुज़ीन। क्या आएगा? तैमुज़ीन। इसका आंसर क्या रहेगा? तैमुज़ीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई? समझ में आया? हालांकि मैं इसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको सारा कुछ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया बेगम को गद्दी से हटाने के पीछे कौन थे?
आई थिंक जब हम रजिया सुल्ताना की बात कर रहे थे तब मैंने आपको रजिया सुल्ताना के बारे में समझा दिया था। आपको मेरी इस लाइन से ही पता चल गया होगा कि रजिया सुल्ताना में क्या शासिका बनने के सारे गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो महिला थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला को शासन करना मसूलों के खिलाफ है। नॉर्मल सी बात, आप सभी को पता है। ठीक है जी। तो अफगान, मंगोल, तुर्क और अरब। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक चीज करते हैं। आप सभी को पता है रजिया सुल्ताना के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। क्या नाम था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जब वो राजा बना हुआ था ना सुल्तान, उसने एक चीज सोची थी कि यार मुझे अपना शासन बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, तो मेरे आसपास एक ऐसा बुद्धिमानों का, इंटेलिजेंट मेंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो मुझे सही टाइम पर, सही कीमत पर सही सजेशन दे पाए। क्लियर बात समझ में? इल्तुतमिश ने सोचा कि यार मुझे ऐसे ईमानदार, ऑनेस्टी वाले, वफादार एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सारे मेरे लिए क्या होंगे? ऑनेस्टी होंगे, ईमानदार होंगे, जो संभाल पाएंगे। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने 40 जितने भी तुर्क सरदार थे, कितने तुर्क सरदार थे, उनका क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा। इल्तुतमिश ने 40, सुनने में तो ऐसा ही आता है कि 40 गुलामों का दल बनाया, सुनने में तो यही आता है 40 गुलामों का दल, लेकिन वो गुलाम नहीं थे बच्चों, वो तुर्क सरदार थे। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्लास में भी मैं बहुत बार बताती हूँ कि आप लोग ये नाम से सोच के मत आ जाना कि वो दास थे। क्वेश्चन आता है जो इल्तुतमिश ने जो 40 बनाई थी, वो मेंबर कौन थे? तुर्क थे, अमीर थे, दास थे, नौकर थे, क्या थे? वो दास नहीं थे बच्चों। ये क्वेश्चन आता है, ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, और सभी को लगता है कि 40 गुलामों का दल मतलब गुलाम, तो मतलब बात खत्म। लेकिन नहीं, ये चीजें ना, पता है कुछ चीजें कई बार होता है, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता नहीं है। यहाँ पे ये चीज लागू होती है, जो देखो जरूरी नहीं है वो चीज सही है। बात समझ में आई? तो 40 गुलामों का दल से मतलब गुलाम नहीं है यहाँ पे, ये तुर्क सरदार है। क्वेश्चन पूछेगा जो चालीसा के मेंबर थे, जो इल्तुतमिश ने चालीसा बनाई थी, उसके जो सरदार थे, उसमें जो मेंबर थे वो कौन थे? वो कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। क्या हुआ? जब तक इल्तुतमिश था तब तक तो ये ईमानदार थे, नो डाउट, इल्तुतमिश को बहुत कुछ संभाला। जैसे ही इल्तुतमिश मरा, वैसे ही चालीसा ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, राजा को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। उन्होंने सोचा कि इल्तुतमिश जब मरा तो वो अपनी मर्जी से शासक बनाएंगे, क्योंकि इल्तुतमिश ने उनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट दी हुई थी, तो उनको ये लगता था कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? सभी राजाओं, ऐसे ऐसे राजाओं को गद्दी पर बिठाना चाहते जो उनके हाथ की कठपुतली बने, पॉपट बने। लेकिन रजिया सुल्ताना अलग थी भाई। रजिया सुल्ताना खुद अपने सेम इल्तुतमिश की तरह थी। रजिया सुल्ताना किसी के अंडर में काम करना पसंद ही नहीं करती थी, और वो अपनी हुकूमत चलाने लगी। तो वो बातें किसको पसंद नहीं आई? तुर्क को नहीं। तुर्क जो सरदार थे, जो चालीसा के मेंबर थे, उनको ये बात पसंद ही नहीं आई कि कैसे हम किसी के महिला के अंडर में काम कर लेंगे भाई, बताओ। बात समझ में आई? तो तुर्क जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया? रजिया सुल्ताना को खत्म करने की क्या कर ली? प्लानिंग कर ली। बात समझ में आए? तो रजिया सुल्ताना को एक बार तो तुर्क सरदारों ने बठिंडा के किले में कैद कर लिया। आप सभी को पता, किला मुबारक जिसे हम कहते हैं, वहां पर कैद तो कर लिया, लेकिन रजिया सुल्ताना ने चाल चली, उसने उस बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। बात समझ में आई? और उसके साथ क्या कर ली? शादी कर ली। अब तुर्कों को लगा कि भाई, जो दूसरे तुर्क थे उनको लगा कि ये तो धोखा हो गया, तो उन्होंने क्या किया? जब एक बार रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया जब कैथल जा रहे थे हरियाणा में, उनको वहां पे क्या कर दिया? मार दिया। तो किन्होंने मारा था? तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? समझ में आ गया? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है सारा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप लोग उस चीज़ को नोट किया करो। मैं कुछ इतना आपको समझाते वक्त इतना कुछ बोल देती हूँ टॉपिक के बारे में, तो आप लोगों को वो सुनाई तो देता ही है, और आप लोगों के पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, तो आप उनको देखा करो और सुना करो कि मैम ने आज हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई थी, फिर वो नोट किया करो। बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आया? आगे देखिए,
दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, आप सभी को पता है, इसका पूरा नाम क्या था? हाँ जी, दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, उसका पूरा नाम क्या था? आई थिंक जलालुद्दीन के नाम से तो जलालुद्दीन खिलजी आ गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का क्या है? फाउंडर है। जो खिलजी वंश का क्या है? फाउंडर है। बात समझ में आई? इल्तुतमिश का कोई ऐसा था ही नहीं नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक है। बचा कौन? बचा कौन? गयासुद्दीन। बचा कौन? गयासुद्दीन। गलबन क्वेश्चन आता है, बलबन का नाम बताइए पूरा। गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन जब गद्दी पर बैठा तो वो किस नाम से बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। किस नाम से? बलबन के नाम से, गयासुद्दीन बलबन के नाम से। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट? गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा बलबन का पूरा नाम बताओ। गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था? ब्लड एंड आयरन। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि खून तुम्हारा तलवार तुम्हारी, क्योंकि मैं तो क्या हूं? खलीफा के नाम पर मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं ईश्वर का एम्बेसडर हूं। मुझे ईश्वर ने खुद भेजा है तुम्हें देखने के लिए। अगर तुम मेरी बात को सुनोगे ठीक है, अगर नहीं सुनोगे तो मेरी तलवार होगी और तुम्हारा खून होगा। इसे हम कहते हैं ब्लड एंड आयरन। किसकी थी वो? इल्तुतमिश की, बलबन की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, एंड फिरोज शाह तुगलक की। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। इल्तुतमिश आएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आएगा, फिरोज शाह तुगलक आएगा, कौन आएगा? बलबन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का क्या था? फाउंडर था। सबसे उदार शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसको ये लगता था कि सामने वाला मेरा दरबारी अगर मुझसे नाराज हो गया है तो अपनी ये पगड़ी उतार के उसके सामने रख देता था, कि वो कहता था कि मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद उसके सामने जाता था और अपनी पगड़ी उतार के रख देता था नीचे, और कहता था कि अगर आपको लगता है कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ तो आप मुझे गद्दी से हटा सकते हो। ठीक है, तो इसने जो सुल्तान का जो लेवल, जो हाई पीक पॉइंट पे था ना, वो नीचे गिरा दिया था। लोगों में डर ही खत्म हो गया था सुल्तान के लिए। बात समझ में आई? फिरोज शाह तुगलक आप सभी को पता है, जिसे सल्तनत काल का हम क्या कहते हैं? अकबर कहते हैं, क्योंकि इसने दारुल शफा, दीवाने खैरात, रोजगार कार्यालय, दीवाने बंदगा, इतने सारे डिपार्टमेंट बनाए थे, इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। 300 शहरों का निर्माण करवाया था, बाग बगीचे लगाए थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी टैक्स दिए थे, जिसे हम एग्रीकल्चर लोन कहते हैं, उसको इसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जैसे दीवाने खैरात, मुस्लिम जो लड़कियां थी उनकी जो शादी और एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दीवाने खैरात की थी। दारुल शफा पेट सफा और रोग दफा, मतलब कि दारुल शफा मतलब कि हॉस्पिटल बनाए। बात समझ में आई? दीवाने रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिया। ये दासों का शौकीन था। इसके पास 1,80,000 क्या थे? दास थे। क्लियर? बात समझ में आई? अशोक के जितने ही अशोक के जो पिलर एडिक्ट्स थे, जैसे टोपरा था, टोपरा कहाँ पे? अंबाला हरियाणा में। टोपरा का भी क्वेश्चन आता है, टोपरा कहाँ पे? अंबाला हरियाणा में। अशोक का जो स्तंभ लेख था, जिसे हम पिलर एडिक्ट्स कहते हैं, वो कहाँ था? टोपरा में। उसे उठाकर दिल्ली लेकर आया। फिर बाद में अशोक का एक था मेरठ में, उसे उठाकर दिल्ली लेकर आया। तो बहुत सारे इसने काम किए थे। इस कारण इसे सल्तनत काल का क्या कहते हैं? हम अकबर कहते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम बात कर चुके हैं, इल्तुतमिश ने आप में बात कर ही चुके हैं। सुल्तान बनने की डिग्री लेने वाला पहला शासक था ये दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो आंसर क्या आएगा? बलबन, क्योंकि इसने क्या किया था? क्या किया था? थ्योरी ऑफ किंगशिप को अपनाया था और लहू एंड लोहे दी नीति का पालन किया से। क्लियर? समझ में आई? समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी क्लियर है। चलो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आती है तो आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है, कुछ भी है, आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कल भी मैं कोशिश करूँगी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ही टॉपिक लेकर आऊँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आप लोगों को करवाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर इतना वर्कलोड आए
कि आप लोगों को जो समझ में आया वो भी आपके हाथों से निकल जाए, नहीं, मुझे आराम से करवाना, मुझे इस कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे बस इतना है, जितना करो बस अच्छा करो, जितना भी करो अच्छा करो, बस मेरा यही एम रहता है। भागने से अच्छा है आपको जो जितना मिला है उसको आप पहले अच्छे समझो, पढ़ो, ताकि आप लोगों की चीज़ में दिमाग में बैठे। बात समझ में आई? समझ में आया? तो चलो आज मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आपका आज का सेशन कैसा रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जिन्होंने मुझसे दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो मुझे पता है कि उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे उनके लिए, लेकिन जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मैं उन लोगों से भी यही पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास का सेशन कैसा रहा, आपको मेरे द्वारा कराई हिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं। क्लियर? तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा अपनी शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया है। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना है ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज करिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू so much.